नमस्कार मित्रों। भारत गुस्से से उबल रहा है। पानी सिर से केवल ऊपर ही नहीं हो चुका है, बल्कि 20 फीट ऊपर बह रहा है। उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल तेली की हत्या ने पूरे देश को उद्वेलित करके रख दिया है। आक्रोश का गुब्बार है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किन शब्दों में अपने आक्रोश को प्रकट करें। हत्यारों को फांसी देने की मांग हो रही है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, यह आतंकवाद है। तो क्या ये केवल आतंकवाद है, या इस आतंकवाद का कोई नाम भी है? इस आतंकवाद का कोई लक्ष्य भी है, कोई उद्देश्य भी है? अगर आतंकवाद है तो इस आतंकवाद का स्रोत क्या है? अगर लक्ष्य है तो लक्ष्य क्या है? प्रश्न तो ये है। आप गूगल पर इस्लामिक टेररिज्म टाइप कीजिए, इस्लामी आतंकवाद टाइप कीजिए और देखिए क्या क्या खुलता है। वहाँ आपका दिमाग खुल जाएगा। प्रश्न ये है कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो लगातार अब कहा जाने लगा है, क्या ये इस्लामी जिहाद नहीं है? इसका उद्देश्य क्या एक सुनिश्चित यूँ कह लीजिए, क्या यह एक सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है? आप गूगल पर इस्लामिक जिहाद टाइप कीजिए और देखिए कितने सजेशंस खुलते हैं। आपका सर्च रिजल्ट क्या बोलता है? आपको फ़िलिस्तीन के संदर्भ में ये शब्दावली बार बार दिखेगी, लेकिन जब आप टाइप करेंगे इस्लामिक जिहाद इंडिया, तब देखिए कितनी साइट्स खुलती हैं, कितने सजेशंस खुलते हैं। और इसके बाद आप टाइप कीजिए इस्लामिक जिहाद इन कश्मीर। ये तीनों शब्दावली आज एक होमवर्क कीजिए, आप टाइप कीजिए और देखिए तीनों के ही रिजल्ट गूगल पर किस तरह से खुलते हैं। एक तो ये टाइप कीजिए इस्लामिक जिहाद, दूसरा ये टाइप कीजिए इस्लामिक जिहाद इन इंडिया, तीसरा ये टाइप कीजिए इस्लामिक जिहाद इन कश्मीर। मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप टाइप कीजिए, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, आपको समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि कब तक मुंह दबाकर बोलेंगे हम? कब तक मुंह दबाकर बोलेंगे हम? कब तक चुप रहेंगे हम? कब तक इस समस्या को इसके सही नाम से नहीं पुकारेंगे? कब तक इस समस्या को हम उस नाम से नहीं पुकारेंगे जिससे समस्या का स्वरूप पहचाना जा सके, जिससे ये पता चल सके कि इन घटनाओं का लक्ष्य क्या है? कब तक हम ऐसा नहीं करेंगे? कब तक हम पॉलिटिकली करेक्ट बनने के लिए अपने आप से ही झूठ बोलते रहेंगे? वे खुलेआम हथियार उठाने में संकोच नहीं करते, इस्लाम का नाम लेकर हत्याएं करने में संकोच नहीं करते, और हम उनके कृत्यों को या दुष्कृत्यों को, कुकृत्यों को सही नाम भी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि सभ्य समाज के हिसाब से ऐसा बोलना ठीक नहीं है।
क्या बात करते हैं। एक बात बताइए, किसी की बुरा मानने के डर से, किसी के बुरा मानने के डर से क्या हम भारत को असुरक्षित कर दें? क्या हम देश की एकता व अखंडता को भूल जाएं? भूल जाएं कि इस्लाम के नाम पर देश टूटा है? भूल जाएं कि इस्लाम के नाम पर पिछले 1400 वर्ष से कितना रक्तपात हो रहा है, कितने करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी मारे जा रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को भी मारने की बात कही जा रही है। नूपुर शर्मा ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या सही बोला, क्या गलत बोला, इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया, उनके विरुद्ध FIR हो गई, एक नहीं अनेक। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। उसके पुतले को फांसी लगा करके उन्होंने ये मंशा प्रकट कर दी कि वे सामने मिल जाए तो उसका क्या हाल करेंगे वे। और अब नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को भी मारा जा रहा है। ये असहनीय है। क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यही मतलब है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यही मतलब है? हम ये कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं? हम कितना डरा हुआ भारत बनाना चाह रहे हैं। हम एक ऐसा भारत बनाना चाह रहे हैं जो बोल भी ना पाए उस बात को जो सही है या जो सही वो समझता है। वे गलत नारे लगा सकते हैं, हम सही बात नहीं बोल सकते। आप जानते हैं इस देश में कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जिन्ना का समर्थन करते हैं, जो जिन्ना के साथ खड़े होते हैं, जो ऐसे हत्याकांड करने वालों के साथ खड़े होते हैं। और हम हैं कि नूपुर के साथ नहीं खड़े हो सकते, या हमें रोका जा रहा है कि अगर हम नूपुर के साथ खड़े होंगे तो ये होगा, वो होगा। डर का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कोई हिम्मत न करे नूपुर के समर्थन में या नूपुर जैसे लोगों के समर्थन में खड़ा होने का। ये नहीं चलेगा। भारत को खड़ा होना ही होगा। डर पर विजय पानी ही होगी। यह स्वतंत्र सोच का गला घोट देने जैसा काम हो रहा है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का गला घोट देने जैसा हो रहा है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। एक प्रश्न जो मैंने बार बार पूछा है और आज फिर पूछ रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का विभाजन सही माने में तभी सार्थक होगा, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा, जब आबादी का भी विभाजन हो। अगर वो हो गया होता तो आज ऐसी समस्या से हम न जूझ रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। इनका दुस्साहस तो देखिए। कन्हैया की हत्या करने के पहले उन्होंने 17 जून को एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है, मैं मोहम्मद रियाज राजस्थान के उदयपुर खांजीपुर से ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ। माशाअल्लाह और 17 तारीख है। मैं इस वीडियो को उस दिन वायरल करूँगा जिस दिन अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले का सिर कलम कर दूँगा। आपको एक मैसेज देता हूँ, रियाज ने सिर कलम करने की शुरुआत तो कर दी है, बाकी के जो बचे हैं उन सभी का सिर आपको कलम करना है। इस बात का ध्यान रखना। हमारी व्यवस्था कन्हैया को बचाने में असफल रही। कुछ गलतियां हमारी भी हैं। हमने आत्मरक्षा के प्रश्न को बहुत ही हल्के में ले लिया है।
वो भी तब जब हम इस्लामी चरमपंथ के इस गंभीर खतरे से गुजर रहे हैं, तब भी अपनी आत्मरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही बरतते हैं। कन्हैयालाल को पता था कि उसकी हत्या का प्रयास हो रहा है, इसके बाद भी उसने अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी प्रबंध नहीं किया। यह घटना इस बात से सबक लेने के लिए है कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी सतर्क होना पड़ेगा। हम कानून और पुलिस के भरोसे बहुत नहीं बैठ सकते। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस करे, ऐसा हम नहीं सोच सकते। समाज को अपनी रक्षा के लिए सजग होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आज पक्की हो चुकी है कि हम कोई बड़े ही शांतिपूर्ण वातावरण में नहीं रह रहे हैं। हम सतत चुनौतियों के बीच रह रहे हैं। इसके बाद भी हम अपने सुरक्षा के प्रश्न को हल्के से कैसे ले सकते हैं? और ये भी देखने की बात है कि इनकी हत्या के बाद हत्यारों ने इस हत्याकांड का किस तरह से उत्सव मनाया, किस तरह से उस पर गर्व की अभिव्यक्ति की। क्या बात है! आप समझिए तो सही, हमारा सामना किस तरह के लोगों से है जो उन्माद से पागल हो चुके हैं। लेकिन हाँ, एक बात और ये भी साथ के साथ बोलना चाहता हूँ। ये लोग ये ना समझें कि ऐसा करके वे कोई बड़ी भारी विजय की प्राप्ति कर लिए हैं। जी नहीं, यह भयंकर पराजय का आगाज़ है। किसी ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने कहा है, नाली का कीड़ा होना अच्छा है, नाली का कीड़ा होना अच्छा है, बुरे से बुरा जंतु और प्राणी होना अच्छा है, बजाय उस मनुष्य के जिसका कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे लोग इस समय भयंकर अविश्वास की समस्या से गुजर रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता रसातल में जा चुकी है। वे पूरी तरह से अविश्वसनीय हो चुके हैं। ये जो कर रहे हैं, इसका पहला दंड ये है कि वे पूरी तरह से अस्वीकार्य और अविश्वसनीय हो चुके हैं। जो लोग कभी अपने उदारवादी विचारों के कारण उनके साथ खड़े होते थे, आज वे भी उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा जो रिज़ल्ट है, जिसका इन्हें अनुमान नहीं है, वो इन्हें मिल रहा है। अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें कि इनकी विश्वसनीयता किस तरह रसातल में जा चुकी है। फिर ये कहते हैं कि हम डरे हुए लोग हैं, भारत में हमें डर लगता है। जी नहीं, हम डराने वाले समुदाय तो कभी रहे ही नहीं। लेकिन हाँ, चूँकि अब हम इन्हें पहचानने लगे हैं, इसलिए इन्हें डर लगने लगा है। पहले ये मुखौटों में आते थे और ये पहचाने नहीं जाते थे, इसलिए इन्हें डर नहीं लगता था। लेकिन अब देश ने इन्हें पहचानना शुरू कर दिया है और यही इनके डर का सबसे बड़ा कारण है। कन्हैया की हत्या ने करोड़ों भारतवासियों को उद्वेलित करके रख दिया है। हो सकता है कि इनके डर से लोग अब बोलने से थोड़ा कतराने लगे, लेकिन उनके मन में ऐसे लोगों के प्रति जो भयंकर घृणा भर रही है, उसका क्या? वो बहुत बड़ी चीज़ है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। भारत के
करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में ऐसे लोगों को के प्रति जो घृणा, तिरस्कार और अविश्वसनीयता की भावना भर रही है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ उन्हें पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। भारत की सुप्त चेतना को झिझोड़ कर रख दिया है इन लोगों ने। आप सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखिए कि लोग किस तरह गुस्से से उबल रहे हैं। फिर कहता हूँ, यह केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, एक विशेष विचारधारा की समस्या है। एक ऐसी विचारधारा की समस्या है जो एक विशेष लक्ष्य को लेकर के चल रही है। इसलिए इसके समाधान के लिए विशेष कानून की भी आवश्यकता है। और ऐसा होता है विशेष समस्या के समाधान के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को ही देख लीजिए, तो ऐसा होता है। तो जब हम समस्या को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये समस्या साधारण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, साधारण कानून से जो सामान्य कानून है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो है, वो अकेले इसको टैकल नहीं कर पा रही है, तो क्या आज समय नहीं आ गया है कि इस समस्या का सामना करने के लिए हम एक विशेष कानून बनाएं? जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, क्या उसी तरह से इस्लामिक जिहाद की समस्या के समाधान के लिए हम प्रिवेंशन ऑफ इस्लामिक जिहाद एक्ट नहीं बना सकते, या क्या हमें नहीं बनाना चाहिए? पहली बात तो ये है, ये बात तय हो जाए कि इस्लामिक जिहाद है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं। पहला प्रश्न तो ये है, समाज मानता है कि नहीं, देश मानता है कि नहीं, सरकारें मानती हैं कि नहीं। जहाँ तक समाज का प्रश्न है तो सोशल मीडिया पर जो भी लोग होंगे उन्हें साफ समझ में आएगा कि समाज तो मानता है, देश भी मानता है। प्रश्न सरकारों का है, राज्य का है, स्टेट का है। स्टेट इसे इस नाम से नहीं पुकारता। स्टेट कहता है ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समझ के डील करता है इसको। जो एक सामान्य मर्डर का कानून है, वह कानून यहाँ पर लगता है। हालांकि NIA के पास और भी अधिकार हैं, कुछ और भी एक्ट हैं, जैसे UAP है, तो वो कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं जो इससे निपटने के लिए हैं। लेकिन फिर वो प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या एक विशेष विधान, कानून, एक्ट हमें नहीं चाहिए जिसका नाम प्रिवेंशन ऑफ इस्लामिक जिहाद एक्ट हो? लेकिन प्रश्न वही है कि ये कानून आने के पहले सरकारों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये इस्लामिक जिहाद है, या सरकारें इस प्रश्न पर स्थिति स्पष्ट करें कि क्या इस समस्या को वे इस्लामिक जिहाद मानती हैं। यह एक विचार है जो मैं उछाल रहा हूँ, इस पर विचार कीजिए आप। ज़रूरी नहीं कि इस विचार को स्वीकृति ही मिल जाए। एक विचार है, हर चीज़ पहले विचार के रूप में ही आती है, इसके बाद समाज उस पर चिंतन मनन करता है और सही होने पर उस विचार को आगे बढ़ाया जाता है, गलत होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। तो ये एक विचार है, अगर सही है तो इसे आगे बढ़ाया जाए, गलत है तो इसकी उपेक्षा कर दें, कोई बात नहीं। मित्रों, उपाय तो और भी करने हैं, बहुत सारे उपाय। ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए अनेक उपाय करने हैं, इसके जड़ों में उतरना है। लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए उस पर अलग से बात करेंगे। अभी इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अपनी आत्मरक्षा का प्रबंध कीजिए। अपनी आत्मरक्षा का प्रबंध कीजिए। हर समय हर घर में पुलिस नहीं हो सकती,
अपनी आत्मरक्षा का प्रबंध कीजिए। और आत्मरक्षा का अधिकार भारत का कानून हमें देता है। अपनी आत्मरक्षा का प्रबंध कीजिए। यूं शिकार मत हो जाइए, यूं शिकार मत हो जाइए। भेड़ और मेमने की तरह यूं शिकार मत हो जाइए। मुर्गियों की तरह इस तरह से शिकार मत हो जाइए। अपनी आत्मरक्षा का प्रबंध कीजिए। तो मित्रों, इसके अलावा और भी बहुत से उपाय हैं, पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करके रखे हैं। फिर कभी उस पर बात करेंगे। आज वीडियो लंबा हो रहा है। आज मैं अपनी बात को इतने तक फोकस रख रहा हूँ कि क्या इस समस्या के समाधान के लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है, जिसमें इस समस्या को इसके सही नाम से पुकारा जाए, जिससे इसका सही स्वरूप स्पष्ट हो सके, इसका वास्तविक लक्ष्य पता हो सके और फिर उससे निपटने के लिए विशेष कानून बनाया जाए। तो ठीक है मित्रों, अगर मेरी बात आपको ठीक लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।